डायबिटीज़ आज एक बहुत ज्वलंत बीमारी बन चुकी है और हम चाइना को पीछे छोड़ करके वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हम बन चुके हैं कि हर दूसरे हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो एक जीवन शैली से संबंधित रोग है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, चिंता, तनाव जो है ये डायबिटीज़ के कारण है। और तो मेन 4 कारण हैं जिन पर हम काम करते हैं और हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी, जो कि आयुर्वेद में MD हैं। डॉक्टर गगनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे शुगर की, जिसे कि हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हर दूसरे बंदे में डायबिटीज़ मौजूद है, ऐसा हमारे यहाँ के आंकड़े बताते हैं। आप हमें ये बताइए गगनदीप जी कि ये डायबिटीज़ होने की वजह क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ आज एक बहुत ज्वलंत बीमारी बन चुकी है और हम चाइना को पीछे छोड़ करके वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हम बन चुके हैं। और आज जैसे आपने बताया कि हर दूसरे हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो एक जीवन शैली से संबंधित रोग है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, चिंता, तनाव जो है ये डायबिटीज़ के कारण है। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो आयुर्वेद में मधुमेह और प्रमेह कहा गया है, लेकिन डायबिटीज़ भी एलोपैथी में इसको डायग्नोज करते हैं, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2। लेकिन आजकल जो केस आ रहे हैं अधिकतर रोगी, ना तो आयुर्वेद के अनुसार ना तो प्रमेह है, ना वो मधुमेह है, ना वो डायबिटीज़ है, वो हाइपरग्लाइसीमिया है मेरे हिसाब से, कि आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसका इलाज ना करके उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारणों पे काम करेंगे तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के शुरुआती स्टेज में आपको कुछ रोगियों को भूख ज़्यादा लगती है, वो बार बार यूरिन जाते हैं, थकावट ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, नींद की कमी, वज़न एकदम कम हो जाना और बहुत ज़्यादा पसीना आना। इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग लक्षण डायबिटीज़ के पाए जाते हैं। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या उसे और बीमारियां भी हो सकती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, एक तो डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी हैं कि जहाँ पर डायबिटीज़ है तो उसको हाइपरलिपिडीमिया, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम, और इसी के साथ साथ उसका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उसको होना, ये सारी चीज़ें साथ में उसको होने का डर रहता है। और अगर डायबिटीज़ लंबे टाइम तक रहती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में जो हम कहते हैं कि आंखों में शुगर आ गया, उस वजह से रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, हमारी जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई जख्म है तो जख्म नहीं भरता है, इसलिए कार्डियोमायोपैथी, और हमारे हार्ट में भी दिक्कत आ जाती है, और नेफ्रोपैथी, हम धीरे धीरे किडनी फेलियर की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। अक्सर डॉक्टर कहा करते हैं कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी डॉक्टर डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और उसको रोगी खुद कर सकता है। सबसे बड़ा अपना डॉक्टर और सबसे बड़ी दवाई रोगी के पास ही है। वो है उसका आत्मबल, वो है उसका मनोबल, वो है इच्छा शक्ति, वो है सही जीवन शैली, सही खान पान, सही रहन सहन और चिंता मुक्त रहना। ये आपको आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। अभी आपने बताया कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है और रोगी खुद कर सकता है इसको रिवर्स, लेकिन रोगी तो दवाइयों के ज़रिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या है कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि जब हम शुगर का टेस्ट कराते हैं तो हम कहते हैं जी देखिए हमारा जो है शुगर बढ़ गया। तो हम बेसिकली टेस्ट का इलाज कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ उसका क्या कारण है। मूलतः हम शुगर का इलाज ना करके उन कारणों का इलाज करें जिस वजह से वो शुगर हुआ। तो आयुर्वेद के अनुसार यकृत दुष्टि, जिसमें फैटी लीवर, आपकी लीवर में दिक्कत है। दूसरा ग्रहणी,
जिसमें आपकी इंडाइजेशन है, जिसमें आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस तरीके से आप बार बार मोशन जाते हैं, या आपको कब्ज रहती है, दूसरा कारण ये है। तीसरा है मोटापा, वो भी फैटी लीवर से इंटरलिंक्ड है। और चौथा कारण है आपका चिंता और तनाव का अधिक होना। ये 4 कारण मेन डायबिटीज के कारण है। अगर आप डायबिटीज का इलाज ना करके इन चारों को एक बार जब रोगी की हिस्ट्री लें, अपने आप में देखें कि आप में क्या दिक्कत है, और वो आपको लगता है कि मुझ में ये दिक्कत है, तो उस जड़ का, उस कारण का अगर आप इलाज करें तो आपका जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद में जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये उपद्रव युक्त भी है, अर्थात एक बीमारी के उपद्रव के रूप में, एक बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपको शुगर हो रहा है। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपका, तो मेन 4 कारण है जिन पे हम काम करते हैं और हम डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। जो अभी आपने 4 कारण हमें बताए, तो इनको घर पर ही ठीक करने के क्या उपाय हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका विषय है। सबसे पहले तो यकृत दुष्टि, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, तो इन चारों कारणों में एक चीज़ तो पहले तो घर में ठीक करने के, सबसे पहले तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको अपना खान पान और रहन सहन बदलना होगा। उसके 4 नियम प्रमुख हैं। रात का खाना सूरज छिपने से पहले या 7 बजे से पहले, नंबर 1। नंबर 2, दिन को नहीं सोना है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें दिन को सोती हैं, इसलिए थायराइड और डायबिटीज की दिक्कत वहाँ पर पाई जाती है। तीसरा, दूध और दही और चिकने पदार्थों का सेवन कम करना है। चौथा, 3:2:1 डाइट। जितना आपका नाश्ता आपने भरपेट करना है, उससे आधा आपने लंच करना है और लंच से आधा आपने डिनर करना है। और धीरे धीरे लंच को आपने बंद करके द्विकाल भोजन सिर्फ दिन में 2 बार खाना है, और दोपहर को आपने फल और सलाद का इस्तेमाल करना है। ये तो आपकी जो आप घर में डाइट है उस पे कर सकते हैं। दूसरा कि आप सैर करिए जरूर। आप कोई गेम, अगर आप नौजवान हैं तो आप कोई ना कोई गेम करिए। तीसरा, आप साइकिलिंग करिए। चौथा, आप हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, योग प्राणायाम करिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर रोज उस ईश्वर का धन्यवाद करिए कि जो आप जीवन जी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग वो जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कोई ऐसे घरेलू उपाय जिनको करके हम इसमें मदद ले सकते हैं। तो फैटी लीवर के लिए हर्ड भेड़ा आंवला, जो त्रिफला हम कहते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं एक महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद वैद्य की सलाह जरूर लें। दूसरा, जो मैंने कहा कि जो हम संग्रहणी कहते हैं, जिसे हम IBS कहते हैं, जिसमें जो टॉयलेट है वो बार बार आती है या पेट खुल के साफ नहीं होता, तो उसमें सुंठी और नागरमोथा 2 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। अगर आपको मतलब पिछिल मल आ रहा है, अगर आम युक्त मल आ रहा है, अगर आपको जो टॉयलेट है वो ठीक नहीं है, आपको लगा कि अनपचा जो मेरे को टॉयलेट आ रही है, तो सुंठी और नागरमोथा, इनको आप दोनों का 1 ग्राम सुंठी और 1 ग्राम नागरमोथा, इसको आप गर्म पानी से सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। और गर्म पानी का सेवन ही करिए। पानी आपने कोसा ही पीना है। और अगर टेंशन, चिंता, तनाव के लिए आप थोड़ा सिर पे बादाम के तेल का मालिश करिए, 2-2 बूंदें नाक में डालिए, और जो आपके जीवन में अच्छा है उस अच्छे के बारे में सोचिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपने मानसिक रूप से खुश रहना है तो भूल जाइए और माफ कर दीजिए। इससे अच्छा खुश रहने का कोई उपाय नहीं है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए घर में ही हम क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर अच्छा आपने रखना है तो उसके लिए आप एक समय जरूर मूंग दाल की खिचड़ी का इस्तेमाल करिए। आप चटनी जरूर बनाइए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को रखना है, क्योंकि चटनी जो है वो भूख को भी अच्छा लगाती है, खाने को भी हजम करती है। तो मैं आपको चटनी की रेसिपी बताता हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, जिसमें आपने अनारदाना भिगो दीजिए पानी में। अनारदाना, खट्टा मीठा अनारदाना, विशेष रूप से खट्टा मीठा अनारदाना, उसको पानी में भिगो दीजिए रात को। सुबह उसमें पुदीना, प्याज, अदरक, हरा धनिया और कड़ी पत्ता, इनको डालिए और इस चटनी का आप सेवन करिए। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, लस्सी का इस्तेमाल, छाछ, तक्कर। आज हम लस्सी को और दही को घुमाते हैं और कहते हैं लस्सी बन गई। नहीं, लस्सी वो नहीं है। जो आयुर्वेद में वर्णित जो तक्कर है, जो छाछ है, जब आप दूध का दही जमाते हैं, दही को जब आप मथते हैं, मथ के जब आप उसका मक्खन निकाल देते हैं, जो बाद में जो बची वो लस्सी है, जिसे पंजाब में चाटी बड़ी लस्सी कह देते हैं, हिमाचल में उसे छाछ कह देते हैं। उस लस्सी का आप वैसे सेवन कर सकते हैं। उस लस्सी की आप कड़ी भी बना सकते हैं।
तो वो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट और सलाद भोजन के साथ नहीं खाने हैं, भोजन से घंटा पहले घंटे बाद खाने हैं। और उष्ण जल, गर्म पानी का सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जब शुगर लेवल अगर बढ़ जाए तब उस वक्त क्या करें? देखिए, शुगर लेवल जब एकदम बढ़ जाए तो आयुर्वेद में हम इमरजेंसी में करेला, जामुन और नीम के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका अधिक टाइम इस्तेमाल ना करें क्योंकि हम उस कारण पे जाएं। लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अगर आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं, तो अगर आपको मोशन लूज आता है तो भी आपका शुगर मैनेज होने में जो है हेल्प रहती है। कौन से योग, आसन, प्राणायाम डायबिटीज में लाभदायक होते हैं? डायबिटीज में हर एक फिजिकल एक्टिविटी, घर से बाहर निकलना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कैलोरीज बर्न हो, बट यू हैव टू एंजॉय दैट। स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं करनी है। तो आजकल जो जिम में लोग जाते हैं, जिम में जोर बहाते हैं, तो हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज करनी है, ऐसे योग प्राणायाम करने हैं जिसमें हमें आनंद मिले। आप थोड़ी सैर कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आसन की बात आपने की, मंडूकासन बहुत अच्छा, वज्रासन खाना खाने के बाद करते हैं, मंडूकासन हम उसका कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का मतलब मधुमेह में, डायबिटीज में बहुत जबरदस्त रोल है। सूर्य नमस्कार से एक ऐसी टेक्निक है सूर्य नमस्कार जिसमें 1 घंटे की सैर में जितनी कैलोरीज बर्न होती है उतनी कैलोरीज सूर्य नमस्कार में 15 मिनट में बर्न हो जाती है। मतलब सूर्य नमस्कार की जो कैलोरीज बर्निंग कैपेसिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू साइकिलिंग एंड स्विमिंग। और खास बात सूर्य नमस्कार में क्या है कि आसन के साथ साथ इसमें प्राणायाम का भी महत्व साथ में मिलता है। और हर एक्टिविटी करने के बाद आप शवासन लगाना ना भूलें, आप मन को शांत करना ना भूलें, क्योंकि मन की शांति ही आपके शरीर की हर एक्टिविटी को सुचारू रूप से काम करने में आपका सहयोग देगी। अभी आपने बात करी सैर की, तो सैर कितनी देर करनी अच्छी रहती है और कौन से टाइम करनी की ज्यादा फायदा देती है, सुबह की या शाम की? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आयुर्वेद ने इसको बहुत अच्छा वर्णन है। सैर सुबह का ही फायदा है, शाम की, रात की सैर तो सिर्फ आयुर्वेद में 100 से 100 कदम चलने के लिए कहा है। जो लोग रात की सैर करते हैं उन लोगों में जॉइंट्स वात का प्रकोप हो जाता है, जॉइंट्स पेन ज़्यादा होती है, शुगर की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहती है। तो जब भी सैर करनी है तो सुबह की सैर ही करनी है। कोशिश करिए रात का खाना, देखिए हमने कहा कि खाना 7 बजे से पहले लीजिए, तो उसका मतलब ये नहीं आप 12 बजे सोइए। 7 बजे से पहले खाना लीजिए, 9 साढ़े 9 बजे आप सो जाइए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे आप उठिए और कोसा पानी लेकर के 6 साढ़े 6 7 बजे तक आप जो है उसको हल्की सैर करिए। सुबह की सैर का ही फायदा है। खाने के बाद सिर्फ आयुर्वेद में 100 कदम चलने का ही वर्णन है। आयुर्वेद में खाने के बाद की या रात की सैर का कोई वर्णन नहीं है। तो आपको सुबह की सैर ही अच्छी रहेगी। और सुबह जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक है, जो एनवायरनमेंट, जो साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, जो हवा की तरोताजगी है, वहां से सूर्य उदय हो रहा है, आपके जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा से, नई खुशी से आपको भर देता है। तो सैर आपने जब भी करनी है सुबह की करनी है। जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा है, क्या उनका इंसुलिन बंद हो सकता है? देखिए, जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा है उन लोगों को चिकित्सीय देखरेख में उसको एक बार डाइट को, लाइफस्टाइल को, उस तरीके को जो है फॉलो करना चाहिए। बंद हो सकता, नहीं हो सकता, ये उस रोगी पे निर्भर करता है, उसकी जठराग्नि पे निर्भर करता है, दोष पे निर्भर करता है, उसके बल पे निर्भर करता है और वो कितने समय से उसको प्रॉब्लम है। तो ऐसे रोगी जरूर वैद्य की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी सिस्टम को आप फॉलो करें। आपके हिसाब से डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए डायबिटीज रोगियों का? डायबिटीज रोगियों के लिए एक तो आपने भरपेट खाना नहीं खाना है। इस चीज का ध्यान रखना, जितनी आपको भूख है आयुर्वेद में कहा गया है कि उसका 30% हिस्सा आपने खाली छोड़ना है। आपको 3 रोटियों की भूख है, आप 2 रोटियां खाइए। और बहुत देर आपने कोई मील स्किप नहीं करना है, बहुत देर आपने भूखे पेट नहीं रहना है। और अगर आप मोटे हैं, आप में फैटी लिवर पाया जाता है, तो उस हाल में आप मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करिए, आप सलाद का इस्तेमाल करिए, बिकॉज वो रिच इन फाइबर्स है। और बादाम पानी में भिगो करके आप ले सकते हैं। आप
फूल मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके मौसम के अनुसार जो डाइट प्लान है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। क्योंकि जब गर्मियां हैं तो थोड़ा अलग डाइट प्लान रहेगा, जब सर्दियां तो अलग डाइट प्लान रहेगा। लेकिन कॉमन आपकी डाइट में आपके कुछ ड्राई फ्रूट्स पानी में भिगो करके आप ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड्स उसका हिस्सा होना चाहिए, कुछ मिलेट्स होना चाहिए, कुछ मोटा अनाज होना चाहिए, कुछ खिचड़ी का भी हिस्सा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का समावेश करके आपने एक पोषक डाइट जो है वो लेनी है, ताकि आपका सही शरीर का पोषण हो सके। कौन से काढ़े पीना डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल, जो मैंने 4 कारण बताए उन कारणों के हिसाब से, अगर आपको फैटी लीवर है, अगर आप में मोटापा है तो त्रिफला का काढ़ा आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पेट में दिक्कत है तो आप सुंठी, नागरमोथा, बिल का काढ़ा भी ले सकते हैं। और अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है और आपको कुछ समय के लिए उसको ठीक करना चाहते हैं तो ठीक है, आप जामुन की गुठली, आप नीम और आप करेला, आप इनका भी काढ़ा, इनका भी जूस ले सकते हैं। लेकिन इनका जूस आपने थोड़े समय के लिए लेना है, अधिक समय के लिए चिकित्सक की देखरेख में या वैद्य की सलाह से ही आपने इनका सेवन करना है। डायबिटीज रोगियों को कौन सी दालें, कौन से फल सब्जी खाने ज़्यादा ठीक रहते हैं और कौन सी चीज़ों से उनको बिल्कुल परहेज करना चाहिए? देखिए, हमने कहा कि जो प्राकृतिक है ना वो बिल्कुल आपके शरीर के हिसाब से ठीक बना है। जो सीधा खेत से आपकी थाली में आ गया वो अच्छा है। जैसे जैसे वो रिफाइंड हुआ, जैसे जैसे वो प्रोसेस्ड हुआ, वो आपके लिए खतरनाक होता गया। तो फल ही आपने लेना, आपने जूस का सेवन नहीं करना है। मौसमी फल आप हर फल ले सकते हैं एक मात्रा में। तो आप लेकिन फल को कोशिश करिए आप खाली पेट ना लें। फल मंदाग्नि करता है आयुर्वेद के हिसाब से। बहुत सारे डाइटिशियन आजकल सलाह दे रहे हैं खाली पेट, भर पेट फल खाने की, लेकिन हम सलाह नहीं देते। हम कहते हैं नाश्ता करिए, 11-12 बजे, 3-4 बजे आप फलों का सेवन कर सकते हैं, मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। आप आम भी लीजिए मौसमी, आप केला भी लीजिए, आप मात्रा के अनुसार। अति भी वर्जित है और हीन मात्रा भी आपने नहीं लेनी है। तो आप सभी फलों का सेवन जो मौसमी है उसका कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी दालें हैं जो डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई दालें ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर डायबिटीज़ पेशेंट में इंडाइजेशन है और डायबिटीज़ पेशेंट में अगर पेट में भारीपन है, अफारा है, तो उसको माँ, राजमा और सफ़ेद चने इनका कम सेवन करना चाहिए। धुली मूंग की दाल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है और चने की दाल डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। साबुत मूंगी भी बहुत अच्छी है। इन दालों का सेवन हम आराम से कर सकते हैं। ये साल मिलेट ऑफ द ईयर मनाया जा रहा है और ऐसे में ज़्यादातर लोग मिलेट्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या डायबिटीज़ रोगियों को मिलेट्स खाने चाहिए? बिल्कुल, डायबिटीज़ रोगियों को, जो नए रोगी हैं डायबिटीज़ के, जिनको 2, 4, 6 महीने, साल हुआ है, क्योंकि उन लोगों में नॉर्मल देखा गया कि मोटापा भी साथ में पाया जाता है, उन्हें फैटी लीवर भी पाया जाता है। तो ऋतुओं के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार वो मिलेट्स ले सकते हैं। लेकिन जो पुराने रोगी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जहाँ पर धातु क्षय की धातु क्षय हो गया है, जहाँ पर रोगी कमज़ोर हो गया है, जहाँ वात कुकुपित हो गई है, वहाँ पर आंखें बंद कर करके लगातार एक मतलब हम भाग रहे हैं कि मिलेट्स मिलेट्स मिलेट्स। वहाँ पर मिलेट्स का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मिलेट्स आपके वेट को भी कम करेंगे, मिलेट्स वात को प्रकोपित करेंगे, मिलेट्स शरीर में खुश्की पैदा कर देते हैं। ऐसे रोगियों ने मिलेट्स का जब भी सेवन करना है, थोड़ा सा घी आपने साथ में जो है जरूर लेना है। और तीनों टाइम मिलेट्स नहीं लेने हैं। मिलेट्स आप एक टाइम लीजिए, ऋतु के हिसाब से लीजिए। गर्मियों में जैसे आपने बाजरे का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप रागी, ज्वार, कोदरा, कुटकी, कंगनी ले सकते हैं। लेकिन अभ्यास करना है उनका, एकदम मिलेट्स पे शिफ्ट नहीं हो जाना है और पूरा दिन मिलेट ही नहीं खाने हैं कि आपका शरीर और चीज़ों को हजम करना ही भूल जाए। तो सभी चीज़ों का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने करना है। उसमें मिलेट्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि गर्मी के अंदर बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए, तो राजस्थान में तो होता ही बाजरा है मैक्सिमम, तो वो लोग तो बाजरे का ही सेवन करते हैं। नहीं, देखिए, वहाँ बाजरा वो लोग गर्मी के अभ्यस्त हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी रहती है। मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ कि गर्मी में भी, जिनकी गर्मी में ज़्यादा होती है, जैसे अगर कोई महिला है उसको मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे बाजरे का सेवन नहीं करना है। अगर किसी को नक्सीर फूट रही है, वहाँ पर बाजरे का सेवन नहीं करना। अगर किसी को बवासीर है, वहाँ पर बाजरे का सेवन नहीं करना। अगर किसी को जलन खट्टे डकार है, वहाँ पर बाजरे का सेवन नहीं करना। अगर जून का महीना है और वहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर बाजरे का सेवन नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जो गर्मियों में, उनकी प्रकृति का फज है,
तो कफज प्रकृति का रोगी बाजरा ले सकता है, लेकिन पित्तज और वातज प्रकृति का रोगी बाजरा नहीं ले सकता। इसलिए हर व्यक्ति के लिए शरीर के हिसाब से उसका अन्न तय किया जाता है, उसका खाना तय किया, उसकी बल कितना है, उसकी क्षमता कितना है, उसकी हजम करने की क्षमता कितनी है, उस हिसाब से। और एक आयुर्वेद में एक शब्द है ओक सतम्य। जब आप पैदा होते ही किसी चीज का निरंतर सेवन कर रहे हैं और वो आपको सूट कर जाती है। मैं पैदा होते ही मैं राजस्थान में पैदा हूं, मुझे बचपन से बाजरा खिलाया जा रहा है, तो मेरे बाजरा में उसको डाइजेस्ट कर दूंगा। मैं मिलेट सीयर की बात कर रहा हूं कि हमने 40 साल तो बाजरा खाया नहीं, उसके बाद हम बाजरा खाने लग गए और हम जून महीने में बाजरा खाने लग गए, तो मुझे सूट नहीं करेगा। जो राजस्थान में गर्मी में पैदा हो बचपन से बाजरा खा रहा है, इसलिए उसका शरीर उस हिसाब से अडेप्ट है, वो जून में खा लेगा, उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर गगनदीप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शक इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।